हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें मैं 2025 के क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या बोल रहा है कि 3 बल्ब हैं आपके। ठीक है, ये पी क्यू आर आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3 बल्ब हैं, पी क्यू और एस है। ठीक है, ये तीनों कनेक्टेड हैं। अब देखो यहाँ पर आपकी बैटरी है, तो इससे ये पहला एस बल्ब कनेक्टेड है, फिर आगे जाके ये 2 बल्ब कनेक्टेड हैं जो कि पैरेलल में है, और बल्ब का मतलब हम रेजिस्टेंस से उसको शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि कंपेयर द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब पी एंड क्यू विद डेट ऑफ एस। तो हमें पी और क्यू की ब्राइटनेस को कंपेयर करना है एस के साथ, है ना। जैसे यहाँ पर पी और क्यू की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी या एस की ज़्यादा होगी, ये बताना है और जस्टिफाई करना है आंसर को। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैटरी से जो करंट निकलेगा वो सारा का सारा करंट किस में जाएगा, इस एस बल्ब में जाएगा, और फिर आगे जाके ये बल्ब से जो करंट निकलेगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, है ना। मान लीजिए वो इक्वल इक्वल पार्ट्स I1 I2 में जा रहा है, या पी और क्यू में जा रहा है I1 I2 करंट। अब यहाँ पर क्या है कि जो पावर होती है बल्ब की, वो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर। ठीक है, अब तीनों बल्ब उसने बोला है आइडेंटिकल हैं। ठीक है, यहाँ पर इस्तेमाल किया आइडेंटिकल बल्ब है, तो तीनों का रेजिस्टेंस तो सेम है। अब जिसमें करंट ज़्यादा होगा उसकी पावर भी क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ से क्लियर है कि फर्स्ट पार्ट में एस जो बल्ब है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, किससे, पी और क्यू से, और पी और क्यू की आपस में क्या होगी, इक्वल। और इसका रीज़न क्या हम लिखेंगे, हमें रीज़न भी बताना है। तो उसका रीज़न ये होगा कि आई जो है वो मैक्सिमम है बल्ब एस में। ठीक है, एस वाले में मैक्सिमम करंट जा रहा है। अब सेकेंड पार्ट में देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, बोल रहा है कंपेयर द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब एस एंड क्यू व्हेन की इज ओपन। ठीक है, अब पहले केस में तो हमने यहाँ पर ये बंद कर दिया था की को, अब की को ओपन रखना है, मतलब इस वायर को कटा हुआ रखना है। तो देखो जो भी बैटरी से करंट आएगा वो सारा का सारा करंट एस से पास होगा, फिर एस के बाद किससे पास होगा, क्यू से, है ना। ऊपर को नहीं जाएगा पी में, तो सारा करंट इसमें से जाएगा क्यू में से। यानी जितना करंट आपका एस में जा रहा है उतना ही करंट क्यू में जा रहा है, वो सारा करंट इस तरीके से वापस आ जाएगा। ये सेकंड केस की बात हो रही है। तो इस केस में देखो बल्ब पी तो ग्लो करेगा नहीं, है ना, इस ये तो इसकी ब्राइटनेस 0 होगी, और जो बल्ब एस और क्यू है उनकी ब्राइटनेस आपस में क्या होगी, सेम। एस और क्यू की ब्राइटनेस आपस में क्या होगी, वो सेम होगी। उसका रीज़न हमें क्या लिखना है, रीज़न हमें ये बताना है कि दोनों में जो करंट है वो सेम फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट में आप लिख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है 2 सेल हैं, ईएमएफ 10 वोल्ट है हर एक सेल का। ठीक है ना, और हर एक सेल का रेजिस्टेंस है 20 ओम एंड 10 ओम। अब यहाँ पर देखो ये 2 सेल की बात कर रहा है, 10 वोल्ट और 2 रजिस्टर हैं 20 ओम और 10 ओम के। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद एक बल्ब है, उसका बल्ब का जो बी से हम डिनोट कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। ठीक है, तो ये जो अंदर का रेजिस्टेंस है 10 ओम, ये तो बल्ब है, बाकी ये 2 सिंपल रेजिस्टेंस है। अब ये बोल रहा है कि इस तरीके से फिगर में कनेक्टेड है जैसा कि यहाँ दिखा रखा है। फाइंड द करंट दैट फ्लोज थ्रू द बल्ब। ठीक है ना, अब इस बल्ब से कितना करंट जाएगा ये बताना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे किरचॉफ लॉ की हेल्प से। इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए इस बल्ब 10 वोल्ट से हम कुछ करंट मान लेते हैं I1 जो कि यहाँ से बाहर निकलता है। अब ये I1 करंट जैसे ही यहाँ पर आता है, एक पार्ट मान लीजिए इस बल्ब में चला गया I2, है ना, और बाकी बचा हुआ करंट कहाँ जाएगा, इस ऊपर वाले सेल से इस तरीके से आ जाएगा I1 माइनस I2। ठीक है, दोबारा समझ लीजिएगा, इसमें नीचे वाले 10 वोल्ट से हमने सेल में से करंट को निकाला I1। जैसे वो I1 करंट इस पॉइंट पर पहुंचा, उसको 2 रास्ते मिले, एक ऊपर को और एक इधर को, राइट को। तो राइट को चला गया I2, इस I1 में से एक पार्ट I2 इधर चला गया, तो बचा हुआ करंट कितना होगा, I1 माइनस I2, वो इस रजिस्टर में जाएगा। ठीक है, अब रजिस्टर से ऊपर प्लस लिखते हैं, नीचे माइनस, और इसमें कितना करंट जा रहा है हमारा, I1 माइनस I2। और यहाँ पर जैसे ही I1 माइनस I2 आएगा, इधर से I2 करंट आ रहा है, यहाँ प्लस माइनस लिखा, तो इस वाले 10 ओम में कितना करंट जाएगा, वो जाएगा, देखो जो ऊपर से आने वाला है I1 माइनस I2, ठीक है, और इसमें इधर से जो आने वाला है I2, वो दोनों ऐड होके इसमें जाएंगे प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से I2 मैंने ऐड किया तो कितना आया, I1। तो कुल मिला के इस 10 ओम में कितना जाएगा, I1 करंट, और वही I1 करंट क्या है, लौट के वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, किरचॉफ लॉ लगाता हूँ दोनों लूप में। ठीक है, मान लीजिए पहले लूप का नाम मैं रख देता हूँ ए
और यहाँ पर बी, देन इस कॉर्नर पर सी और डी। तो मैं लूप ए बी सी डी की बात कर रहा हूँ। अब लूप ए बी सी डी में ए से बी को चलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बी से सी को जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का आई आर। ठीक है, प्लस से माइनस में जंप कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का आई आर। तो आई क्या है यहाँ पर, आई वन माइनस आई टू, और आर की वैल्यू है 20। फिर हम जाएंगे इस माइनस से इस प्लस की तरफ को। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस का आई टू इंटू 10। फिर हम देखो डी पर आ चुके हैं। अब डी पर आने के बाद हम कहाँ जाएंगे, इस माइनस से प्लस को। ठीक है, यहाँ बैटरी का माइनस होता है, यहाँ बैटरी का प्लस होता है, तो हम लिखेंगे प्लस का 10 इक्वल टू 0। देखिए सॉल्व करके जो फाइनल इक्वेशन बन रही है वो है 2i1 माइनस 3i2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो मैंने ऊपर वाले लूप में तो इक्वेशन बना दी है, ऐसे ही मैं नीचे वाले लूप में इक्वेशन बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लूप का मैं कुछ नाम रख लेता हूँ। मान लीजिए ये डी पॉइंट है, ये सी है, सी डी ई और एफ। ठीक है, तो मैं अब लूप देख रहा हूँ सी डी ई एफ। ठीक है, इसमें आप कहीं से भी रोटेट कीजिए। मान लिया आप डी से चलना चालू करते हैं, ठीक है, डी से आप जा रहे हैं सी की तरफ, तो आप क्या लिखोगे, माइनस का आई टू इंटू 10। फिर आप सी पर आ गए, अब सी से कहाँ जाएंगे, एफ की तरफ को आएंगे, तो आप लिखेंगे माइनस का, इधर माइनस साइन है, और आई आर लिखेंगे, आई का मतलब यहाँ पर आई वन इंटू 10। फिर आप एफ से कहाँ को आएंगे, ई को आएंगे, तो यहाँ कुछ नहीं मिला। फिर ई से कहाँ को जाएंगे, डी को जाएंगे, तो यहाँ माइनस से प्लस जंप करेंगे तो लिखेंगे प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो देखिए सेकेंड लूप को सॉल्व करके इक्वेशन बन रही है आई वन प्लस आई टू इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, 1 और 2 इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आई वन की वैल्यू जो है उसको रिप्लेस कर देता हूँ, या 2 से मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके। देखो जो ये हाईलाइटेड वाली इक्वेशन है इसको हमें आपस में सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2i1 मैं दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, I2 इक्वल टू 1/5। अब I2 कौन सा करंट था मेरा, जो मैंने इस बल्ब में एज्यूम किया था, 1/5। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, क्योंकि मुझे बल्ब में ही करंट बताना है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दो, ये पूछा है कि बल्ब से कितना करंट आएगा। हम चाहें तो I1 भी निकाल सकते हैं, टोटल करंट भी निकाल सकते हैं, पर हमसे बल्ब में पूछा है तो हम उतना ही करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो हमें रजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन बताना है, यानी रो का। ठीक है, किसकी टर्म्स में, नंबर डेंसिटी एन की टर्म्स में, और रिलैक्सेशन टाइम टाउ की टर्म्स में हमें रो का फॉर्मूला बताना है। ये फर्स्ट पार्ट कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं। ये डायग्राम हमने यहाँ ड्रॉ किया है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है यहाँ पर, है ना, इस डायरेक्शन में आपने क्या लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कैसे लगाया होगा, कोई बैटरी ऐसे कनेक्ट कर दिया आपने। ठीक है, तो उस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरीके के आगे को चलते हैं, है ना, तो एक तरीके से यहाँ पर करंट डेवलप होता है। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है NEAVD। ये सब हम जानते हैं करंट का फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, VD की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। NE एरिया तो ए हमने लिख दिया है ना, ये कौन सा एरिया है, ये इस फेस का एरिया है ना, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया। अब VD हम जानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, EE अपॉन m टाउ। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। जैसे V बराबर U प्लस AT होता है ना, तो यहाँ पर V को तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखते हैं, U क्या होता है, इनिशियल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, वो 0 लेते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा है स्टार्टिंग में, 0। और इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, एक एक्सेलेरेशन लगेगा। एक्सेलेरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। और टाइम जो होता है वो टाइम हमने टाउ मानते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो इसको सॉल्व करके आप जानते हैं एफ का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है E इंटू ई अपॉन एम टाउ। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करिए VD की जगह, EE अपॉन एम टाउ। ठीक है, अब यहाँ पर आप एरिया को क्या कर सकते हैं, लेफ्ट में भेज सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आ जाएगा NE²। देखो ये वाला E और E क्या बन जाएगा, NE², और ये टाउ यहाँ पर आ जाएगा अपॉन M, और साथ में क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब I अपॉन A क्या होता है, देखो ये J होता है।
ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया है, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई। अब हम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट से इसका कंपेयर करते हैं। एक हमारे पास रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट क्या होता है, देखो J इक्वल टू सिग्मा ई फॉर्मूला होता है ना। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, J इक्वल टू 1/ρ E, ये एक फॉर्मूला होता है। ये करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन है। तो देखो दोनों का कंपेयर करोगे तो 1/ρ की जगह क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1/ρ किसके बराबर है, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम के बराबर है। यानी कि रो क्या आ गया आपका, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये जो है हाईलाइटेड वाला आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसने एक ग्राफ दे रखा है, वाई एक्सिस पर तो आई दे रखा है ना, और एक्स एक्सिस पर टी दे रखा है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि प्लॉट आपको गिवन है, और बोल रहा है कंपेयर द चार्जेस Q1 एंड Q2 डेट पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। अब इसमें ये जो Q1 और Q2 है निकालना है। अब देखो हमें एक फार्मूला पता है Q इक्वल टू आई टी, ठीक है ना, Q इक्वल टू आई टी। ये कहाँ से आता है, करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम की डेफिनेशन से, है ना, करंट के फॉर्मूले से। तो यहाँ पर ये बताता है कि अगर आई को हम वाई एक्सिस पर डिनोट कर रहे हैं और टाइम को एक्स एक्सिस पर, ठीक है, तो जो आई टी कर्व का एरिया होगा, आई और टी कर्व का एरिया, वो आपको क्या देगा, चार्ज। तो देखिए अगर आपको चार्ज Q1 निकालना है तो Q1 चार्ज क्या होगा, जो ये वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया आप निकाल दो तो वो Q1 होगा। और Q2 कैसे निकालोगे, इस ट्रायंगल का एरिया। अब आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है। तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाता है ये लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, मतलब हाइट इंटू ब्रेथ, कुछ भी आप कह सकते हो। हाइट कितनी है, ये ब्रेथ कितनी है 1, और हाइट कितनी है, ये हाइट है 2। तो 2 इंटू 1 कर दोगे, ऐसे ही Q2 की वैल्यू निकाल लोगे आप। तो Q2 देखो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ, बेस कितना है इसका 2, और हाइट कितनी है इसकी, हाइट देखो इसको थोड़ा आपने यहाँ तक मैच करना पड़ेगा। तो ये हाइट जो है इसकी 1.5 है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो देखो Q2 तो 1.5 आ रहा है, Q2 क्या आ रहा है 1.5, और Q1 क्या आ रहा है, वो आ रहा है 2। तो कौन सी चीज़ ज़्यादा है आपको कंपेयर करना है, तो Q1 जो है वो ज़्यादा है Q2 से, ठीक है, Q1 ग्रेटर देन Q2। अब देखिए अगले क्वेश्चन में बोल रहा है एक बैटरी है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, स्मॉल आर, कनेक्टेड टू अ वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो ये जो पहली लाइन में लिखा है उसके बेस पर हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर एक बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये आपका वेरिएबल है, ठीक है, ये कम ज़्यादा हो सकता है। अब देखो इंटरनल जो बैटरी के अंदर होता है ना वो तो फिक्स है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन द सर्किट एंड द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम करंट डेट बैटरी कैन सप्लाई, ठीक है। अब देखो करंट का एक्सप्रेशन निकालना है। मान लीजिए बैटरी के प्लस से आई करंट निकला, ठीक है, और वो इस तरीके से रजिस्टर में गया और यहाँ से वापस बैटरी में लौट के आ गया। तो यहाँ पर आई का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ से V अपॉन आर कहते हैं। V का मतलब यहाँ पर बैटरी इस पूरे सर्किट का वोल्टेज, और वोल्टेज देखो कितना है मैक्सिमम, वो E है। तो वोल्टेज की जगह हम E रखेंगे, और R जो है पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ तो दो दो आर हैं, एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है, तो ये दोनों सीरीज में हैं, तो नेट रेजिस्टेंस हम क्या लेंगे, R प्लस आर। तो आपका फॉर्मूला बन गया E अपॉन आर प्लस आर। ये तो पहला आंसर हो गया, ठीक है ना, एक्सप्रेशन निकालना था करंट के लिए। अब बोल रहा है देखो आई मैक्सिमम कब होगा, आई को क्या रखना है, मैक्सिमम। तो देखो E अपॉन आर प्लस आर है। अब स्मॉल आर और कैपिटल ई तो फिक्स है, वो चेंज कर नहीं सकते। ये कैपिटल आर हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखो अगर आई को मैक्सिमम रखना है तो आर को क्या रखना पड़ेगा, कम से कम, यानी कि आर को क्या रखना पड़ेगा, 0। जब आप कम संख्या से डिवाइड करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर जब आपका कम होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो मैक्सिमम करंट आपका क्या आ जाएगा, E अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है ऑब्टेन द टर्मिनल वोल्टेज V अक्रॉस द बैटरी एंड इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में हमें टर्मिनल वोल्टेज V निकालना है अक्रॉस द बैटरी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब देखो जो इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये जो ईएमएफ है ई, इसमें से कुछ कुछ वोल्टेज तो इस स्मॉल आर के अक्रॉस खर्च हो जाता है, कितना खर्च होता है, आई आर। और इस ई में से बाकी का वोल्टेज इसके अक्रॉस खर्च हो जाता है, वो क्या होता है, आई आर, ठीक है। तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा बैटरी का अवेलेबल,
मतलब कि बैटरी का एक्सटर्नल सर्किट को कितना वोल्टेज जाएगा V, है ना, वो V कैसे निकालते हैं, जो टोटल ईएमएफ है E उसमें से IR क्या कर देते हैं माइनस। ठीक है, तो दोबारा समझो, ये जो बैटरी का ईएमएफ है E, इसका वोल्टेज दो हिस्सों में खर्च होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को IR मिलता है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिलता है I इंटू कैपिटल R। ठीक है, इसको V भी हम कहते हैं जो एक्सटर्नल को मिलता है। अब एक्सटर्नल को कितना मिला ये निकालना है ना, तो कैसे करेंगे, जो टोटल था E उसमें से क्या माइनस कर लेंगे, वो उसका इंटरनल के अक्रॉस कितना खर्च हो रहा है, तो एक्सटर्नल का वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसने V अक्रॉस बैटरी एंड इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है ना, तो देखो मैक्सिमम V क्या होता है, V की मैक्सिमम वैल्यू तब होती है, बाय डेफिनेशन हम जानते हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जब आपका I जो है, जो ड्रॉ हो रहा है सेल से, है ना, करंट, वो क्या हो, जीरो, कोई सेल से कोई खर्च ना हो रहा हो, तो उस समय V क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मतलब करंट जब जीरो होता है, I की वैल्यू क्या होती है, जीरो इंटू आर, यानी कि E के बराबर होगा, EMF के बराबर। देखो E में से कुछ माइनस करना है हमें, है ना, अगर जो माइनस करने वाली चीज़ है वो कम से कम होगी, जैसे जीरो, तो फिर V का आंसर क्या आएगा, E के बराबर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, है ना, तो हमें कम से कम माइनस करना है, यानी I को क्या रखना है हमें, 0 एम्पियर। R को तो जीरो कर नहीं सकते क्योंकि वो तो बैटरी के अंदर लिक्विड की वजह से होता है, वो फिक्स होता है। ठीक है, अब देखो अगली चीज़ यहाँ पर क्या बोल रहा है, पार्ट 3 या सेकंड का ही पार्ट सेकंड बोल रहा है, द अबव बैटरी सेंड्स ए करंट I1 व्हेन R इक्वल टू R1। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, उसको अगर हम R1 रखते हैं, क्योंकि यहाँ हमने बोला था कि एक ऐसा रेजिस्टेंस है वेरिएबल, तो अगर इसको हम कुछ कम रखते हैं, मान लो R1 रखते हैं, तो करंट कितना आ रहा है, वो I1 आ रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है I1 करंट आता है। ठीक है, और अगर तुम उसको R2 रख देते हो, मतलब इस R की वैल्यू को क्या रख देते हो, R2 बढ़ा देते हो या कुछ और कर देते हो, तो करंट भी चेंज हो जाएगा, वो करंट कितना हो जाता है, I2। ठीक है, ऑब्टेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इन टर्म्स ऑफ I1 I2 एंड R1 R2। ठीक है, R1 है, इसमें करंट आ रहा है आपका I1, इस केस में करंट कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका I2। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने डायग्राम में सिचुएशन दिखाने की कोशिश की है। तो पहले केस में जब हम R को R1 लेते हैं तो करंट की वैल्यू I1 है, और फिर रजिस्टर को मैंने R2 लिया है तो करंट कितना है, I2। अब देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, E इक्वल टू लिखोगे आप, जो EMF है वो दो हिस्सों में खर्च हो रहा है, इसके अक्रॉस तो खर्च हो रहा है I1 R1, और इसके अक्रॉस कितना हो रहा है, I1 R। ऐसे यहाँ पर ये जो EMF है दो हिस्सों में खर्च हो रहा है, इस R2 के अक्रॉस हो रहा है I2 R2, और इस स्मॉल r के अक्रॉस खर्च हो रहा है I2 इंटू आर। तो यहाँ पर लिखोगे पहले केस में E की वैल्यू I1 R1 प्लस I1 स्मॉल r, और दूसरे केस में E लिखोगे I2 R2 और साथ में I2 R। ठीक है, तो दोनों EMF आपस में इक्वल रख देंगे हम, I1 R1 प्लस I1 R बराबर I2 R2 प्लस I2 R। ठीक है, अब ये स्मॉल r निकालना है तो इसको एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तरफ करके हमने इक्वेशन सॉल्व कर लिए, स्मॉल r बराबर इतना आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा स्मॉल r का आंसर है, एक बार देख लीजिएगा आप सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हेन द स्विच ऑफ द सर्किट इज टर्न ऑन, ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि जब हम किसी सर्किट का स्विच को ऑन करते हैं तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो एकदम से जल जाता है ना, एकदम से मतलब उसमें ग्लो करने लगता है। जैसे ये बोल रहा है कि जैसे कोई बल्ब अगर बैटरी से कनेक्टेड है ना, तो बैटरी यहाँ बहुत दूर है, इसको अगर आप स्विच ऑन करोगे, जैसे यहाँ पर जो स्विच होता होगा घरों में, है ना, तो एसी लाइट की बात हो रही है, इसको जैसे ही हम ऑन करते हैं तो बल्ब एकदम से जल जाता है। तो उसका कारण क्या है, तो बोल रहा है कि द इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम द पावर सोर्स मूव फास्ट, जो इलेक्ट्रॉन है वो एकदम से बहुत तेज चल के यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये इसका ऑप्शन नहीं है, हम जानते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर से नहीं आते, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे पूरे सर्किट में ऐसे फैले हुए हैं। ठीक है, पूरे सर्किट में फैले हुए हैं इलेक्ट्रॉन, और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं बहुत स्लो चलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनकी लगभग क्या होती है, 1 mm/सेकेंड होती है। तो ये बोल रहा है बहुत तेज चल के जाते हैं, ऐसा भी नहीं, बहुत स्लो चल के जाते हैं। तो उसका कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन हर जगह मौजूद है, भले ये स्लो चल रहे हो लेकिन ये है हर जगह, तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन एकदम यहाँ पहुँच जाते हैं बल्ब के पास। और देखो इलेक्ट्रॉन को चलाने वाला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो जैसे ही हम बैटरी ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज चलता है, वो लाइट की स्पीड से चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, हर इलेक्ट्रॉन को ताकत देता है आगे चलने के लिए, मतलब फोर्स लगाता है क्यूई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि बहुत तेज चलता है लाइट की स्पीड से, तो इलेक्ट्रॉन तो हर जगह है, तो वो हर इलेक्ट्रॉन के पास एकदम पहुंच जाता है। ठीक है, अब बी ऑप्शन बोल रहा है कि द फिलामेंट में बी ओल्ड हैविंग लो रेजिस्टेंस, ऐसा भी नहीं है कि रेजिस्टेंस कम हो जाता है बल्ब पुराना होने पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टेब्लिश्ड इंस्टेंटेनियसली, तो ये बात सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम स्टेब्लिश हो जाता है अक्रॉस द फिलामेंट विच पुशेस द इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, आगे को धक्का देता है। ठीक है ना, तो ये सी ऑप्शन इसका सही है। थ्री वायर ए बी सी ऑफ सेम मटेरियल का मतलब उनकी रजिस्टिविटी सेम है, एक ही जैसा मटेरियल है, हैव लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज एज दिस मच। देखो पहला जो वायर है उसकी लेंथ 2L है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने डायग्राम में दिखा दिया है। जो पहला वाला वायर है उसकी लेंथ तो 2L है, ठीक है, और एरिया कितना है A/2। दूसरी जो वायर है उसकी लेंथ L बोल रहा है और एरिया A है। ठीक है, मतलब इसका डबल एरिया है और लेंथ इसकी पहले वाले की आधी है। और तीसरा तार जो है उसकी लेंथ इस L से भी आधी है, L/2, पर उसका एरिया बहुत ज़्यादा है 2A, मतलब इससे भी डबल है। ठीक है, तो ये थिक वायर हो गया। अब ये तीनों तार में बोल रहा है रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखो जो पहले तार का रेजिस्टेंस है वो हो जाता है रो एल अपॉन ए। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या कहता है, रो एल अपॉन ए। पर यहाँ पर एल की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, 2L। देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप जानते हो, रो एल अपॉन ए होता है। ठीक है, तो एल की जगह यहाँ 2L लेना है और एरिया की जगह A/2। ऐसे ही मैं बी और सी वायर का रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ। ठीक है, सी वायर का ये लेंथ L/2 × 2A। अब बताना है आपको कौन सा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये देखो ये 2 का फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा रो एल अपॉन ए × 4 टाइम का। ठीक है, और ये आ जाएगा रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये लेंथ को मैं कैपिटल लिख रहा हूँ। और तीसरा रेजिस्टेंस आ जाएगा रो L/4A। अब आप देखो सबसे ज़्यादा तो ये पहला वाला ही है, ये 4 टाइम है इसका। दूसरा वाला खाली रो L अपॉन ए है और तीसरा वाला रो L अपॉन ए का 1/4 है। तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, आर ए सबसे ज़्यादा है, ये लिखा हुआ है। और उसके बाद आर भी उससे कम हो जाएगा। ठीक है, और सबसे कम कौन हो जाएगा, RC। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 रजिस्टर हैं, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड की के आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए एंड बी व्हेन के इज ओपन। मान लीजिए कि ए पॉइंट जो है बैटरी के प्लस से कनेक्टेड है और बी पॉइंट क्या है, बैटरी के माइनस से कनेक्टेड है। तो देखो यहाँ ए पॉइंट का वोल्टेज अगर मैं वी मान लेता हूँ, है ना, इनके बीच में मान लीजिए कोई ऐसे बैटरी कनेक्टेड है, तो ए पॉइंट का वोल्टेज अगर मैं वी मान लेता हूँ और बी पॉइंट का वोल्टेज मैं क्या मान लेता हूँ, 0। तो यहाँ पर इस पॉइंट का भी क्या हो जाएगा, 0, इधर का भी वोल्टेज 0 और इस पॉइंट का भी क्या हो जाएगा, 0। अब जैसे हम इस रजिस्टर को क्रॉस करेंगे तो इस रजिस्टर को थोड़ा पोटेंशियल ड्रॉप देना पड़ेगा, तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, x। तो यहाँ मैं डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूँ, ये ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। ठीक है, और ए और बी के अक्रॉस मैंने ऐसे बैटरी को लगा रखा है। ठीक है, ए और बी के अक्रॉस मैंने बैटरी को लगा रखा है। तो ए का वोल्टेज जैसा मैंने डायग्राम में बोला था वो मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ए का वोल्टेज मैंने क्या मान लिया है, वी। ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट है, इसका वोल्टेज मैंने वी मान लिया है, तो ये वी है। और मेरे बी पॉइंट का वोल्टेज क्या मान लिया है मैंने, 0। तो यहाँ का वोल्टेज 0 है क्योंकि बैटरी के 0 से या माइनस से कनेक्टेड है। अब देखो पहला रेजिस्टेंस कहाँ पर कनेक्टेड है, एक और पॉइंट है यहाँ पर, कोई एक्स पॉइंट है। ठीक है, किसी पॉइंट का वोल्टेज एक्स है। तो जो मेरा पहला रजिस्टर है ये आर, ये कहाँ पर है, ए और एक्स के बीच में। तो ए और एक्स के बीच में मेरा एक रजिस्टर कनेक्टेड है। ठीक है, इसको चाहे तो मैं हटा देता हूँ नीचे वाले को। ए और एक्स के बीच में एक रजिस्टर है आर। अब जो दूसरा वाला आर है वो एक्स और जीरो के बीच में है, तो एक्स और जीरो के बीच में मेरा एक आर कनेक्टेड है। अब जो ये वाला आर है ये एक्स और जीरो के बीच में कनेक्टेड है, तो फिर से एक्स और जीरो के बीच में एक और आर कनेक्टेड है। अब जो ये नीचे वाला तीसरा आर है इसके एक तरफ का वोल्टेज एक्स है और एक तरफ का 0। तो ऐसे एक्स और जीरो के अक्रॉस ये है। अब आपको बताना है ए और बी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ। ठीक है, देखो ये आर तो यहाँ पर है। अब ये तीनों आर आपस में कैसे हैं, पैरेलल। तो इफेक्टिव इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसा कुछ हो जाएगा, आर
और ये तीनों पैरेलल में हैं तो इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/3 पैरेलल वाले फॉर्मूले से। अब ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, ए और बी के अक्रॉस सीरीज में। तो सीरीज में हमें पता है डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं R+R/3, 3R+1R 4R/3। तो ये मेरा आंसर आ गया फाइनल 4R/3। तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 10 ओम। ठीक है, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अगर T1 टेम्परेचर मेरा 25 है तो उस पर बोल रहा है कि मेरा रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है। ठीक है, व्हेन हीटेड टू 125, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा के 125 कर देता हूँ, ठीक है, बढ़ा देता हूँ टेम्परेचर, तो हमें पता है मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इट्स रेजिस्टेंस बिकम 10.5, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10.5। अब हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने पर हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, आर फाइनल बराबर R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये चैप्टर 3 का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आर फाइनल की जगह हम क्या लिखेंगे, 120, ये 10.5 ओम। ठीक है, ये फाइनल रेजिस्टेंस है 10.5। आर इनिशियल की जगह क्या लिखेंगे, ये हमारा 10 ओम। ठीक है, एल्फा हमें गिवन नहीं है। डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर कितना बढ़ा मेरा, है ना, 25 से 125 हुआ तो टेम्परेचर हो गया 100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10.5/10 बराबर 1 प्लस एल्फा इंटू 100। ठीक है, 10 से डिवाइड करोगे इसको तो ये आ जाएगा 1.05, एक डेसिमल लेफ्ट में बढ़ जाएगा 1.05। अब ये 1 जो है लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, एल्फा इंटू 100। ठीक है, तो एल्फा की वैल्यू क्या आएगी, देखो इनका डिफरेंस आ जाएगा 0.05। ठीक है, 0.05 अपॉन में 100, तो ये आंसर आ जाएगा 0.0005। ये एल्फा मेरा आ गया। ठीक है, तो पहला ये फाइंड करना था द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, यानी एल्फा निकालना था, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 425। अब इसने सेकंड पार्ट में बोल दिया कि भाई एल्फा आने के बाद एक पार्ट हमें और सॉल्व करना है, 425 पर कितना होगा। तो देखो फिर से वही फॉर्मूला है, फाइनल रेजिस्टेंस बराबर इनिशियल रेजिस्टेंस R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। फाइनल मुझे निकालना है कितने पर, 425 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। और R0 स्टार्टिंग में मेरा कितना ओम था, यहाँ पर आप चेक करो, स्टार्टिंग में मेरा रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर मेरा 25 है तो रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ 10। 1 प्लस एल्फा की जगह मेरा आ गया है 0.0005, और यहाँ पर डेल्टा टी मुझे क्या पुट करना है, देखो अब मुझे टेम्परेचर कितना रखना है 425, आप देख रहे हैं, तो मुझे नया टेम्परेचर जो है वो 425 पुट करना है, मतलब 25 से 425। तो कितने का इंक्रीमेंट होगा, 25 से 425 डिग्री सेल्सियस तक 400 का, है ना। तो यहाँ पर डेल्टा टी को मैं कितना रख दे रहा हूँ 400। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 2 जीरो से तो ये डेसिमल थोड़ा राइट में आ जाएगा यहाँ पर। अब 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.5 को 4 से, तो आ जाएगा 4×5 = 20, है ना, 0.2 आ जाएगा, तो 1 प्लस 0.2। अब मल्टीप्लाई किसका है 10 का, तो 1.2 मल्टीप्लाई बाई किसका होगा 10 का, तो यानी कि 12 ओम मेरा रेजिस्टेंस आ चुका है फाइनल। ठीक है, चलिए अब देखिए अगले क्वेश्चन पर। तो एक क्वेश्चन ये और भी है, इसमें क्या है कि 3 बैटरीज हैं E1 E2 E3। ठीक है, इन तीनों के EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो EMF 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 है। जो E1 के बारे में बोल रहा है कि ये 4 वोल्ट की बैटरी है और 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। फिर E2 के बारे में बोल रहा है कि ये 2 वोल्ट की बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 4 ओम का है। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। और थर्ड बैटरी बोल रहा है कि 6 वोल्ट की है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम का। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसे कनेक्टेड हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू द बैटरी E1 E2 E3। इनसे कितने करंट, यहाँ पर कितने कितने करंट जाएंगे ये हमें निकालना है। ठीक है, तो डायग्राम को मैं राइट साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरी 6 वोल्ट की बैटरी लगी है और इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 2 ओम का। ठीक है, देखिए अब मैंने इसमें डायग्राम को बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बैटरी मेरी 4 वोल्ट की है और पोलैरिटी ऐसी है, और दूसरा 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ किया है। दूसरी बैटरी मेरी 2 वोल्ट की है, आप देख पा रहे हैं बीच वाली लाइन में, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बीच वाली लाइन में कितना है 4 ओम का है।
फिर सबसे नीचे वाली लाइन में 6 वोल्ट की बैटरी है और फिर 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब देखिए पहली वाली बैटरी से मान लो मैंने करंट माना I1 निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ प्लस और माइनस लिख लिया किरचॉफ रूल से, वो I1 करंट नीचे को आएगा। और नीचे वाली बैटरी से मान लो कि I2 करंट आता है, ठीक है ना। वो I2 करंट इस तरीके से जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस लिखा, I2 करंट मेरा ऊपर जाएगा, ठीक है। और इस वाले बीच वाले रजिस्टर में मेरा I1 प्लस I2 दोनों मिल के जाएंगे, ठीक है ना, I1 प्लस I2। तो इस बैटरी से पार आएंगे I1 प्लस I2। अब देखो जो ऊपर वाली बैटरी से I1 निकला था तो I1 लौट के चला जाएगा इस रास्ते से। यहाँ से जो I1 प्लस I2 आ रहे हैं, ऊपर को तो I1 चला गया और नीचे को कौन चला गया, I2। तो ये है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं लूप का नाम रख लेता हूँ, मान लीजिए A B C और D, ठीक है। तो ABCD लूप में मैं इक्वेशन लगा देता हूँ किरचॉफ लॉ, ठीक है। लूप का नाम लिख रहा हूँ मैं ABCD। अब मान लो आप ए से चलना चालू करते हो, कहाँ को, ए से, मतलब इस माइनस से इस प्लस को जंप करते हो। तो आप देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, करंट यहाँ पर कितना निकल रहा था, I1 करंट था इसमें। तो आप यहाँ पर लिखोगे प्लस का I1 इंटू 2, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इस यहाँ से आप प्लस से माइनस को जंप करोगे तो माइनस का 4 लिखोगे, ठीक है। आप बी पर आ चुके हो। बी पर आने के बाद आप बी से सी आओगे तो रास्ते में कुछ नहीं है। फिर सी से इधर को जंप करोगे प्लस से माइनस तो लिखोगे माइनस का 2, ठीक है। फिर यहाँ से इस माइनस से आप जंप करोगे किधर को, प्लस को, तो लिखोगे प्लस का आई आर। आई आर का मतलब है I1 प्लस I2 इंटू 4, ठीक है। और डी पर आने के बाद डी से आप कहाँ जाओगे, ए पर। तो आप वापस घूम के ए पर आ गए तो इक्वल टू क्या लिख दोगे, 0। अब मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एक इजी इक्वेशन बना ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने इक्वेशन हाईलाइट कर दी है फर्स्ट लूप की, ठीक है। अब मैं नीचे वाले लूप का नाम रख रहा हूँ सी डी, और इस कॉर्नर का ई और इस कॉर्नर का एफ। तो सी डी ई एफ में बताओ, अब देखो मैं कहाँ से चल रहा हूँ, जैसे मान लो डी से चलना चालू करता हूँ इस तरफ को, है ना। तो प्लस से माइनस जंप कर रहा हूँ, ये माइनस का साइन है, तो मैं लिखूंगा माइनस का आई आर। फिर देखो इस माइनस से मैं इस प्लस को जंप करूंगा तो मैं लिखूंगा प्लस का 2। अब मैं सी पर आ चुका हूँ, सी से नीचे जंप करूंगा तो कुछ नहीं मिला। अब इस माइनस से इस प्लस को जंप करूंगा, मुझे ऐसे लूप में घूमना है गोल गोल, है ना, क्लॉकवाइज। तो माइनस से प्लस जंप करूंगा तो मैं लिखूंगा प्लस का 6। और अब मैं यहाँ से इस प्लस से इस माइनस को जंप करूंगा, देखो यहाँ पर आ रहा था मेरा I2 करंट, है ना, नीचे वाले रजिस्टर में। तो मैं लिखूंगा माइनस का I2 इंटू आर। अब मैं ई से डी पर जाऊंगा, वापस अपनी जगह आ गया हूँ, तो मैं इक्वल टू क्या लिख दूंगा, 0। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके फिर से एक इक्वेशन बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा -4I1 आ चुका है, माइनस का 6I2 आ चुका है, और इक्वल टू माइनस का 8, ठीक है। अब देखिए मैंने हाईलाइट कर दिए, सेकंड लूप से जो मेरी इक्वेशन आई है वो ये आई है ना, सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं, इसमें कॉफिशिएंट को हम इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा जिससे 6I1 बन जाए, और सेकंड इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 6I1 प्लस 4I2, और 2 से मल्टीप्लाई इधर भी होगा तो 2 3 जा 6। एक तो ये इक्वेशन बन गई मेरी। और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 6I1 प्लस 3 3 जा 9I2, और 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। अब ये वाली जो दो इक्वेशन मेरी लेटेस्ट बनी है, इनको आपस में मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर रहा हूँ। देखो I2 मेरा सॉल्व होके आया है 6/5। अब I2 की वैल्यू मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ और I1 निकाल रहा हूँ। तो I1 मेरा आया है 1/5। अब देखो बीच वाली ब्रांच में जैसे मुझे अगर करंट निकालना है I1 प्लस I2, तो इसका सम क्या आ जाएगा, 7/5 एम्पियर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसके बचे हुए क्वेश्चन।